बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुल लेंथ पेपर नंबर 7 को। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 141 है, नो किनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय। ऑप्शन अल्फा है अ शूटिंग स्टार, ऑप्शन बीटा है अ रोटेटिंग प्रोपेलर ऑन अ मूविंग एयरप्लेन, ऑप्शन चार्ली है अ पेंडुलम एट द बॉटम ऑफ इट्स स्विंग, ऑप्शन डेल्टा है एन एलिवेटर स्टैंडिंग एट द 5th फ्लोर। किनेटिक एनर्जी दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मोशन की वजह से जो पोजेस होगी एनर्जी, उसे हम किनेटिक एनर्जी का वर्ड बोलते हैं। तो अभी हमने यहां पर सिर्फ यही ऑप्शन ढूंढनी है कि कौन सी ऑप्शन में मोशन नहीं हो रहा। तो आपको नजर आ रहा है ऑप्शन डेल्टा, एन एलिवेटर स्टैंडिंग एट द 5th फ्लोर, स्टैंडिंग। तो डेट्स वाई हमारे पास यहां पर कोई मोशन नहीं है, तो डेट्स वाई इस जगह पर किनेटिक एनर्जी का ऑप्शन क्या निकलेगा? 0। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई? डेल्टा। 142 क्वेश्चन है, a 40 Newton object has fallen 4 meter and is 6 meter above the ground. Its kinetic energy in joule will be, आपने kinetic एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट दिया गया 40 न्यूटन, वो 6 मीटर ग्राउंड से फासले पर है। जब वो 4 मीटर ड्रॉप होते हुए डिस्टेंस कवर्ड कर देता है, तो आपने अब बताना है कि यहां पर इसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब किनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या होगा? किनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगी 2gs इज इक्वल टू द vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ऑटोमेटिकली हम इस पॉइंट पर ही वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये v स्क्वायर हो गई। तो डेट से हमारे पास क्या हो गया? 2, g की वैल्यू 10 और कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है उसने? 4। तो डेट से हमारे पास अब क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया हमारे पास 80। ये v स्क्वायर की वैल्यूज निकल आई। अब आप किनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, डेट इज द हाफ mv स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास मैस कैसे कैलकुलेट करेगा। वेट गिवन है 40 न्यूटन का, मैस किसके बराबर होता है? w बाय g के, बिकॉज w इज इक्वल टू mg। तो w की वैल्यूज तो 40 थी, g 10 है, तो 40 बाय 10 किसके बराबर आ जाएगा? 4 किलोग्राम। तो अब हमारे पास वैल्यू सारी की सारी नोन हो गई। अब हम वैल्यूज में रिप्लेसमेंट दे देते हैं, मैस की जगह 4 लिख दिया और यहां पर v स्क्वायर की वैल्यूज ही कैलकुलेट की थी, तो डेट्स वाई हमने उसकी जगह पर क्या मेंशन कर दिया? 80। आप अगर इसको ऑपरेट करते हैं तो 2 2s और 4 होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 80 किसके बराबर आ जाएगा? 160 जूल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? बीटा। 143 क्वेश्चन है जी, द क्वांटिटी pv डिवाइडेड बाय kt रिप्रेजेंट्स द। ऑप्शन अल्फा है मास ऑफ द गैस, ऑप्शन बीटा है किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, ऑप्शन चार्ली है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस और ऑप्शन डेल्टा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। देखिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू द nr t, वे t हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया, n की वैल्यूज लगाई, n इज कैपिटल N ओवर Na, वेर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये एवोगाड्रोस नंबर है, जबकि स्मॉल n को हम नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। आप सबको ये भी अच्छी तरह से पता है R बाय Na किसके बराबर आएगा? ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर आ गया। तो डेट से हमने क्या लिखा? n, और R बाय Na की जगह पर इसकी वैल्यूज लिखी k और ये आ गया t। अब ये kt का फैक्टर दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो रहा है, तो pv डिवाइडेड बाय kt किसके बराबर निकल आएगा? n के। तो ये आपके पास आंसर है, डेट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? डेट इज डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। 144 क्वेश्चन है, विच रिलेशन इज ट्रू फॉर cp एंड cv। हमें सबको अच्छी तरह से पता है द डिफरेंस बिटवीन द cp एंड cv इज इक्वल टू द r। दिस मीन्स दैट cp किसके बराबर आ जाएगा? cv इधर जाकर ऐड हो गया cv प्लस r के। तो ये इक्वेशन हमें वाज़ेह तौर पर लीड कर रही है कि cp की वैल्यू लार्जर निकलेगी एज कंपेयर टू द cv। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? बीटा। 145 क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जरा गौर से देखिएगा। हमें यहां पर नजर आ रहा है कि टाइम 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी कम होते होते 0 हो गई। उसके बाद टाइम का फैक्टर फर्दर बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन अब हमारे पास वो
दूसरे या अपोजिट क्वाड्रेंट में हमने उसे रिप्रेजेंटेशन दे दी। अब किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, हमारे पास यहां पर जो स्लोप होगा वो नेगेटिव ही होगा, और नेगेटिव स्लोप किस चीज को बताएगा? एक्सेलेरेशन को। एक्चुअली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन ही है ना, तो दैट्स व्हाई ये एक्सेलेरेशन को बता रहा है कि ये नेगेटिव वैल्यूज में जाएगा। अब अपनी ऑप्शंस को जरा गौर से देखिएगा, ऑप्शंस क्या हैं। अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो यस ये केस हो सकता है जब आप किसी प्रोजेक्टाइल किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो होता क्या है, जैसे जैसे ये अपवर्ड जा रहा है इसकी वेलोसिटी क्या करती जा रही है? कम होती जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जबकि इस पॉइंट पर जब ये दोबारा नीचे ड्रॉप कर रहा होगा, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते दोबारा अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पर आ जाएगी। तो डेट्स व्हाई ये हमारे पास केस नंबर ए पॉसिबल है। ऑप्शन बीटा है एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए तो ऐसा कोई केस नहीं है ना, उसकी वेलोसिटी में तो कोई वेरिएशन नहीं आ रही। ऑप्शन चार्ली है बुलेट फायर हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो डेट्स है उसकी वेलोसिटी तो ग्रेजुअली क्या करती जा रही है? जब आप उसे हॉरिजेंटली फेंकते हैं तो वहां पर उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो क्या रहेगा? रिमेन सेम रहेगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर लम्हे बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी तो वहां पर बढ़ रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, तो डेट्स व्हाई उसमें डिक्रीजिंग का फैक्टर नहीं आ सकता। डेल्टा ऑप्शन है एन ऑब्जेक्ट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड, तो ये भी हमारे पास केस नहीं है। तो इसका मतलब है इसका ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन किसके साथ आ रहा है? अल्फा ऑप्शन के साथ। 146 क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड आफ्टर द 3 सेकेंड विल बी। एक प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, कितनी स्पीड के साथ? यही स्पीड इसकी क्या कहलाएगी? VIX, बिकॉज इस लम्हे के ऊपर जब आप इसे फेंक ही हॉरिजेंटल रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या निकलेगा? जीरो। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप 1 सेकंड पर के बाद वेलोसिटी ले लें, 2 सेकंड्स के बाद ले लें, 3 सेकंड्स के बाद ले लें, या किसी भी टाइम फैक्टर के बाद वेलोसिटी लीजिएगा, तो वेलोसिटी में हमारे पास जो x कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो डेट्स व्हाई कितनी वैल्यूज रहेगी 3 सेकंड के बाद भी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की 20 मीटर पर सेकंड ही। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई? दैट इज द अल्फा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 147 a uniform meter scale balance at the 40 centimeter mark when weight of 10 gram and 20 gram are suspended from the 10 centimeter and 20 centimeter marks. The weight of the meter scale is बैलेंस है ना, तो यहां पर हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। समेशन टॉर्क हमारे पास किसके बराबर आएगा? जीरो के। समेशन टॉर्क कब जीरो होगा? जब सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल निकलेंगे? क्लॉकवाइज टॉर्क्स के। अब देखिएगा कंडीशन क्या है, मीटर रॉड है, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मीटर रॉड का वेट कहां पर लाई कर रहा होगा? 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर। एग्जैक्टली कहां पर लाई कर रहा होगा? उसके सेंटर पर। इसे हमने कहां पर पिवट करवाया? 40 सेंटीमीटर मार्क पर। 10 और 20 सेंटीमीटर पर हमने कुछ वेट हैंग कर दिए। वेट 10 ग्राम एंड 20 ग्राम है। बेसिकली तो ये मैसेज की वैल्यूज दी गई है, लेकिन हम इसे वेट समझकर ही कैलकुलेशंस करेंगे, तो डेट्स है जो W निकलेगा वो ग्राम्स में डायरेक्टली निकल आएगा हमारे पास। अब देखिएगा ये भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। टॉर्क की वैल्यूज क्या होती है? टॉर्क लिया जाता है कि आप फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? मोमेंट आर्म से। तो कितनी वैल्यूज आई? 10, और ये मोमेंट आर्म कितना है? 40 माइनस 10 कितना हो गया? 30। सेकंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है? 20 ग्राम का, यही फोर्स लग रही थी ना, तो डेट्स इसका मोमेंट आर्म क्या है? 40 माइनस 20, 20। ये W कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? क्लॉकवाइज, तो W का मोमेंट आर्म क्या होगा? ये 10 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहां पर 10 मल्टीप्लाई बाय 30 कितने हो जाएंगे? 300, जबकि 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने हो जाएंगे? 400, और ये आ गया 10 इंटू वेट। दिस मीन्स दैट ये 700 को हमने किससे डिवाइड करना है? 10 से, तो आपके पास वेट की वैल्यूज आ जाएगी। अब वेट की वैल्यूज क्या आ गई? 70। अब न्यूटन नहीं होगी, बेसिकली हमने इन दोनों वेट्स को कैसे डिस्कस किया? ग्राम्स के साथ, तो ये वैल्यूज भी कैसे ली जाएगी? 70 ग्राम ही। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई? चार्ली। 148 क्वेश्चन है जी। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक. The engine of the train emits a sound of frequency F. The frequency heard by the guard at rear end of the train.
ट्रेन पर ही मौजूद है गार्ड, तो डेट्स है गार्ड और ट्रेन के दरमियान रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 0। और अगर रिलेटिव स्पीड 0 हो जाए तो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्वेबल नहीं रहता। इसका मतलब है गार्ड भी कौन सी फ्रीक्वेंसी को सुन रहा होगा, एफ फ्रीक्वेंसी ही को, तो डेट्स है करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, चार्ली। 149 क्वेश्चन है जी। A stationary wave is set up on string fixed at both ends. The distance between the two consecutive nodes is 18 centimeter at a particular node of the vibration and for the next higher mode of vibration. Next higher mode. Key point है, याद रखिएगा. In the same string, the distance between the two consecutive nodes is 16 centimeter. The length of the string is. आपने length of the string कैलकुलेट करनी है. पहले तो बेसिक सी आपके पास एक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लैम्डा बाय 2 कंसीडर करते हैं. इसका मतलब है अगर हमें लैम्डा लेना है तो ये जितना भी डिस्टेंस होगा, लेट्स सपोज इसे मैं डी कह दूं, तो वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, वो 2 इंटू डी हो जाएगा. दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो लैम्डा की वैल्यूज के बराबर आ जाएगा. स्टेशनरी वेव्स के लिए हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला है 2L बाय N, वेयर N क्या है, जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, L जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है. पहले केस में देखिएगा आपसे कहा गया कि दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस जो था वो 18 सेंटीमीटर है, तो मतलब वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू द 2L बाय N. L किसके बराबर आ जाएगा, N इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई L की वैल्यूज किसके बराबर आ गई, 18 इंटू N, वेयर N मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. सेकंड कंडीशन पे देखिएगा दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस बताया गया 16 सेंटीमीटर, तो डेट्स है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 सेंटीमीटर, इसकी क्या निकल आएगी, वेवलेंथ, दैट इज द 2L बाय N प्लस 1. मैंने N प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि अब कहा गया नेक्स्ट जो हमारे पास मोड ऑफ वाइब्रेशन है, वेरी नेक्स्ट. अगर पहले को हम N मान रहे हैं तो अगला क्या हो जाएगा, N प्लस 1 ही होगा, तो डेट्स व्हाई L किसके इक्वल आ जाएगा, N प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 2 डिवाइड हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया 16. देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो सेम ही रहेगी ना, तो डेट्स व्हाई अगर हम इन्हें कंपेयर कर लें तो 18 इंटू N इज इक्वल टू द N प्लस 1 इंटू 16 हो गया. 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16N आ जाएगा प्लस 16. 16 इधर आकर माइनस हो रहा है, 18N माइनस 16N किसके बराबर आ गया, 2N के, एंड डेट इज इक्वल टू द 16. यही फैक्टर बच गया था इस साइड पर, तो N अब किसके बराबर निकल आया, 16 बाय 2 के, डेट इज 8. इसका मतलब है ये तो हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, नंबर ऑफ मोड्स की, नंबर ऑफ लूप्स की. अब यहां से आप लेंथ कैलकुलेट कर लें, लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, N लैम्डा बाय 2 के, तो N लैम्डा बाय 2, N की वैल्यूज कितनी निकली है 8, लैम्डा की वैल्यूज कितनी थी 36 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 आर 8 होते हैं, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 आर 24, 4 3 आर 12 और 2 144 हमारे पास इसकी वैल्यूज निकल आएगी. वैल्यूज हमने सारी सेंटीमीटर्स में लगाई थी, तो ये भी आंसर सेंटीमीटर ही में निकलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, अल्फा. 150 क्वेश्चन है जी. एरर रेफर्स to an effect that influence all the measurements of a particular quantity equally. ऐसा एरर जो तमाम क्वांटिटीज को इक्वली इन्फ्लुएंस करता है उसे हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं. और हम इसे सही कैसे करते हैं, करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके. और अगर वो इक्वली अफेक्ट ना कर रहा हो, डिफरेंट वेरिएशंस दे रहा हो, तो हम उसे रैंडम एरर बोलते हैं. तो इसका मतलब है यहां पर कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी, सिस्टमैटिक एरर. और सिस्टमैटिक एरर के अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रही है अल्फा. 151 क्वेश्चन है जी हमारे पास. मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज. आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला ही ढूंढना है. काफी सारे फॉर्मूलाज हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में लिखे हुए हैं, मैंने सम ऑफ देम लिख दिए. वेलोसिटी इज इक्वल टू द k बाय m अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है. इसके अलावा इसे पीक वेलोसिटी की टर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो इस वक्त यही हमारे पास सिर्फ करेक्ट ऑप्शन है, तो डेट्स करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी, डेट वुड बी द चार्ली. 152 क्वेश्चन है. एन ऑयल फिल्म फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस एग्जिबिट कलर पैटर्न ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म. तो ये थिन फिल्म का केस है और यहां पर कलर पैटर्न बनते क्यों है, इंटरफेरेंस की वजह से. तो डेट्स है यहां पर इंटरफेरेंस का फिनोमिना कर रहा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, चार्ली.
153 क्वेश्चन है जी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर। अब आपने 1 मिली एम्पेयर जो हमारे पास करंट है उसकी मदद से कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें हेल्पफुल हो रहे होंगे। अब देखिएगा फॉर्मूला लगा Q इज इक्वल टू NE दैट इज इक्वल टू द IT। Q के साथ हम IT का एक्सप्रेशन भी याद रखा हुआ है और हमें ये क्वांटाइजेशन की वजह से ये भी फैक्टर याद होना चाहिए। अब N किसके बराबर आ जाएगा, ये E का फैक्टर दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा हमारे पास E की वैल्यूज क्या होती है, ये सबको अच्छी तरह से पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज ये गिवन है 1 मिली एम्पेयर। दैट्स ये फैक्टर जब इधर जाकर डिवाइड होगा तो एक्सप्रेशन लाइक दैट लिखा जाएगा। जब आप 1 को 1.6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो 0.625 निकलेगा। 10 रेज़ की पावर -19 ऊपर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 रेज़ की पावर +19 लिखा गया। तो 10 रेज़ की पावर +19 -6 कितने हो गए, 10 रेज़ की पावर +16। इसका मतलब है अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं 6.25, तो इसके साथ यहां पर पावर्स कितनी हो जाएगी, 10 रेज़ की पावर 15। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई, दैट इज अ डेल्टा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। 5 resistances are connected as shown. The effective resistance between A and B is। आपने effective resistance कैलकुलेट करनी है A और B के दरमियान। ये आपके पास एक सर्किट डायग्राम दिया गया, ये पॉइंट्स A एंड B हैं। याद रखिएगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस नहीं है। अगर इन दो पॉइंट्स की बात की जाती ना, यहां से और यहां तक, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही था। अब यहां पर आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो डेट से 7.5 को जब मैं 2.5 में ऐड करूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड ही कर देते हैं ना, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगी, डेट इज 10 ओम। ये 10 ओम एज इट इज है और ये 9 ओम और ये 1 ओम बी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल आएगी, 10 ओम। इसका मतलब है ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम अब किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है R/N। किसी एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम, और कितने रेजिस्टर्स लगे हुए थे, 3, तो आंसर 10/3 ओम निकल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 155। अ कॉइल ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ 20 टर्न्स is placed in a uniform magnetic field of 10 raised to power 3 Gauss. The normal to the plane of the coil makes an angle of 60 degree with the magnetic field. The flux in Maxwell through the coil is। आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है लेकिन हमें आंसर मैक्सवेल में चाहिए। देखिए हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा, और अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो तो हम इसे NBA cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ये थीटा कौन सा एंगल होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल का एंगल होता है, गिवन भी यही था, तो डेट से cos ऑफ 60 लिख दिया। कितने टर्न्स लगे हुए हैं, 20। बी की वैल्यूज कितनी दी गई है, 10 रेज़ की पावर 3 गॉस। देखिए बी का SI यूनिट्स क्या होता है, टेस्ला। ये टेस्ला और गॉस के दरमियान रिलेशन है। दिस मींस दैट 1 गॉस किसके बराबर आ जाएगा, 10 रेज़ की पावर -4 टेस्ला के। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे यहां पर टेस्ला में कन्वर्जन करनी है तो जो गॉस में वैल्यूज दी गई थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज़ की पावर -4, तो ये टेस्ला में कन्वर्ट हो गया। एरिया कितना दिया गया था, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसे अगर मैं SI यूनिट्स में लिखना चाहूं तो ये 5 × 10 रेज़ की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हम इसे फर्दर कंप्यूट करते हैं। ये cos ऑफ 60 किसके बराबर होता है, ये 1/2 है। अगर ये 1/2 है तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 रेज़ की पावर +1 तो बच गया ना, 10 रेज़ की पावर +1 और 10 रेज़ की पावर +3 कितने हो गए, 10 रेज़ की पावर +4। ये 10 रेज़ की पावर +4 का फैक्टर इस 10 रेज़ की पावर -4 के फैक्टर से क्या हो गया, कैंसिल। पीछे क्या रह गया, 5 × 10 रेज़ की पावर -4। हमने SI यूनिट्स यूज किए थे तो डेट से आंसर किस में निकल आया, वेबर में। अब हमें किस में कन्वर्जन करनी है, मैक्सवेल में, तो ये इनके दरमियान रिलेशन है। 1 वेबर इज इक्वल टू द 10 रेज़ की पावर 8 मैक्सवेल। दैट्स वाई अगर मैं यहां पर 10 रेज़ की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं इस फैक्टर को तो ये मैक्सवेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर निकल आएगा 5 × 10 रेज़ की पावर 4 और इसके यूनिट्स क्या होंगे, मैक्सवेल। तो दैट्स वाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा। क्वेश्चन नंबर 156 है जी।
In a transformer, the number of turns in primary and secondaries are 500 and 200 respectively. If current in primary is 50 ampere, the current in the secondary is. आपने secondary का current calculate करना है. देखिएगा हमारे पास Vs over Vp किसके बराबर होता है? Ns over Np, where N is the number of turns और V जो है वो हमारे पास वोल्टेज है, या आप इसे कह सकते हैं ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है या ईएमएफ की वैल्यूज है प्राइमरी की शक्ल में अगर हम इसे डिस्कस करें. S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी एंड P स्टैंड फॉर द प्राइमरी. हमें यह भी अच्छी तरह से पता है कि Vs ओवर Vp लिखेंगे तो ये Ip ओवर Is के बराबर निकलेगा. दिस मीन्स दैट हम यही रिलेशन यूज कर सकते हैं. Ns की वैल्यू 200 है, Np की वैल्यू 500 है, Ip 50 एम्पेयर था, Is कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो गया. अब आप क्या करेंगे, Is इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और यहां पर 2 डिवाइड हो जाएगा, 225 और 50, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 125 एम्पेयर. तो आपके पास ऑप्शन कौन सी ठीक हो गई? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 157. द टाइम पीरियड ऑफ द रिपल एट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज. ये सर्किट बना हुआ है, नजर आ रहा है कि ये कौन सा सर्किट है? हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है जो इनपुट का टाइम पीरियड होगा वही किसका टाइम पीरियड होगा? आउटपुट रिपल्स का. जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट रिपल्स की फ्रीक्वेंसी होगी. दिस मींस दैट अगर आप इनपुट का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर ले तो वही किसका टाइम पीरियड निकलेगा? आउटपुट का निकलेगा. तो अब हमारा पास केस क्या हो गया, ये आपके पास एक इनपुट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज दी गई है वोल्टेज की, आप इसे कंपेयर कर लीजिएगा एसी की जनरल इक्वेशन के साथ. तो जब आप इस फैक्टर को साइन फंक्शंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यूज निकल आएगी. दिस मींस दैट ये पाई टी का फैक्टर तो पाई टी से कैंसिल हो गया. अब आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड इधर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई. ये 200 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 by 200 दैट इज 1 over 100, या दिस वन इज 10 raised की पर -2 सेकेंड्स. 100 को 10 raised की पर +2 कहते हैं. 1 over 10 raised की पर +2 सेकेंड को 10 raised की पर -2 सेकेंड्स भी तो लिख सकते हो. आप इसे 10 into 10 raised की पर -3 सेकेंड्स लिख सकते हैं. बात तो एक ही है. तो इसका मतलब हुआ आंसर क्या निकल आया? 10 मिली सेकेंड. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई? डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 158 है. Which of the following property must be there in a substance so that it can be used as target in X-ray tube? X-ray tube के अंदर जो टारगेट होगा उसमें हम दो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं. एक तो हम कहते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो काफी हाई होना चाहिए. नंबर सेकंड कहते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होना चाहिए. ये बातें अपने ध्यान में रखिएगा, अपनी ऑप्शंस को डिस्कस कीजिएगा. ऑप्शन अल्फा, इट मस्ट बी लो मेल्टिंग पॉइंट, तो गलत हो गई. ऑप्शन बीटा है, इट मस्ट हैव लो एटॉमिक नंबर, ये भी गलत हो गया. ऑप्शन चार्ली, इट मस्ट हैव हाई रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी. रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी का इसमें एज सच कोई कंसर्न मैटर नहीं है. डेल्टा ऑप्शन है, इट मस्ट हैव हाई एटॉमिक नंबर, तो उसकी एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए. देखिएगा एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, अगर रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी ज्यादा हो गई ना तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट ज्यादा कर देगा. तो डेट्स व्हाई हमें इस वक्त फोकस किस पर करना था? मेल्टिंग पॉइंट पर, एटॉमिक नंबर पर. तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है, इट मस्ट हैव हाई एटॉमिक नंबर, दैट इज द डेल्टा. 159 क्वेश्चन है जी. द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज 1:4. द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इज. आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो कैलकुलेट करनी है प्रोटॉन से अल्फा की. लैम्डा किसके इक्वल निकलेगा? H/mv. H कांस्टेंट है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv. दिस मींस दैट लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा किसके बराबर आएगा? इनवर्स रिलेशन है ना मैस का, तो मैस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मैस ऑफ प्रोटॉन. वेलोसिटी का भी इनवर्स रिलेशन है, तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन. आपके पास ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन थी कि Vp ओवर V अल्फा जो है 1/4 होता है. दिस मींस दैट अगर मुझे V अल्फा ओवर Vp लिखना हो तो मैं इसका इनवर्स कर दूंगा. प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाइड है. आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि अल्फा पार्टिकल को जो मैस है वो प्रोटॉन से ऑलमोस्ट 4 टाइम लार्जर होता है. इसका मतलब है m अल्फा ओवर m p भी क्या निकल आएगा? 4/1. तो आंसर क्या आ गया? 16/1. तो ये इनकी
वेवलेंथ की रेशो निकल आई 16:1, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? बीटा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 160। आइसोबार्स आर दोज न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट डेट हैव। देखिए हम तीन टर्म्स यूज कर रहे होते हैं ना, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स। इसका थर्ड लास्ट लेटर को देखिएगा, ए पी एन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, ऐसे दो न्यूक्लियाई को हम आइसोटोन्स बोलते हैं। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, ऐसे दो न्यूक्लियाई को हम आइसोटोप्स कहते हैं। और जिसका मैथ नंबर ए स्टैंड्स फॉर, उसे हम क्या कहेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? ऑप्शन अल्फा। देखिएगा सेम मैथ नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ठीक हो गया जी। तो ऑप्शन अल्फा ही ठीक है इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? अल्फा। 161 क्वेश्चन है जी। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द चेन रिएक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल बाय रॉड ऑफ कैडमियम। तो ऐसा ही है, रॉड ऑफ कैडमियम की वजह से हम चेन रिएक्शन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। कैडमियम को हम अब्सॉर्बिंग रॉड्स बोल रहे थे ना। ऑप्शन बीटा है, नेचुरल यूरेनियम हैज लेस देन 1% ऑफ यूरेनियम 235। तो ऐसा ही है, इसकी परसेंटेज जो है वो नेचुरल यूरेनियम में लेस देन 1% ही होती है। तो डेट्स ये ऑप्शन भी ठीक हो गई। ऑप्शन चार्ली है, हेवी वाटर और ग्रेफाइट एक्सेलरेट द न्यूट्रॉन्स ऑफ द रिएक्टर। तो ये तो मॉडरेटर्स होते हैं, तो ये एक्सेलरेट नहीं कर रहे होते, स्लो डाउन कर रहे होते। तो ऑप्शन चार्ली गलत हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? बोथ अल्फा एंड बीटा। तो डेट्स करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 162 क्वेश्चन है जी। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 इज द यूनिट्स ऑफ। देखिए हमारे पास ऐसी सूरत में आपने चारों जो ऑप्शंस दी गई हैं 1 by 1 यूनिट्स कैलकुलेट करने के बाद ही अपने एग्जैक्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। वैसे कुछ यूनिट्स आपको जुबानी भी याद होते हैं, जैसे हमें समझ आ रही है, वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये एक्चुअली पावर के यूनिट्स होंगे। पावर वर्क बाय टाइम है, डेट्स है पावर के यूनिट्स जूल सेकंड लिखे जाते हैं। जूल को फर्दर हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, और साथ में हमारे पास पर सेकंड की वैल्यूज भी है। तो ये सेकंड -1 और सेकंड -2 मिलकर कितने हो जाएंगे? सेकंड -3। तो डेट्स है ये ऑप्शन हमें बता रही है कि ये किस चीज के यूनिट्स होंगे? पावर के। अगर आप फोर्स के यूनिट्स लिखते हैं तो वो किलोग्राम मीटर सेकंड -2 है। एनर्जी के डिस्कस कर लिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। मोमेंटम के यूनिट्स न्यूटन सेकंड्स होते हैं, और न्यूटन की वैल्यूज लगा दें किलोग्राम मीटर सेकंड -2, और ये सेकंड भी है तो ये किलोग्राम मीटर और सेकंड -1 के साथ ऑप्शन निकल आएगी। तो इस वक्त करेक्ट ऑप्शन पावर वाली बन रही है। तो डेट साइड डेल्टा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। 163 क्वेश्चन है। A force F acting on an object varies with distance x as shown. The force is in Newton and x is in meter. The work done by the force in moving the object from x is 3 meter to x is 6 meter. आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक मूव करवाया जा रहा है, 3 मीटर से 6 मीटर तक। मतलब इस डिस्टेंस ट्रेवलिंग के अंदर आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। किसका ग्राफ बना हुआ है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसका अगर आप एरिया ले लेंगे तो यही किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा? वर्क डन को। तो कौन सी शेप बनती हुई नजर आ रही है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक्चुअली तो हमें सिर्फ एरिया ही कैलकुलेट करना था। यही एरिया हमें किस चीज को लीड कर रहा होगा? वर्क डन को। हमारे पास एरिया किसके बराबर आ जाएगा इस शेप का? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यूज क्या है? 6 - 3 कितनी निकल आई? 3। हाइट की वैल्यूज क्या है? यहां से यहां तक 3 न्यूटन, तो ये 3 आ गई। दिस मीन्स डेट ये लिखा जाएगा 9/2 या 4.5 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? डेट वुड बी द अल्फा। 164 क्वेश्चन है। अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन लिख दी गई। व्हेन t is 0 x is x0 by 2 under root, what is the value of the phase angle? आपने फेज एंगल की वैल्यूज बतानी है क्या होती है। तो डेट्स है, अब देखिएगा आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस लगा दें। t 0 था तो उस वक्त x क्या था? x0/2। अब x0 से तो x0 कैंसिल हो गया। दिस मीन्स डेट हमारे पास ये रिलेशन कैसे लिखा जाएगा? 1/2 under root is equal to the sine of 0 + phi।
ये साइन इस साइड पर आकर इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट इज इक्वल टू द 0 प्लस फाइव, जिसे आप फाइव भी मेंशन कर सकते हो। आपने यही फाइव तो कैलकुलेट करना था, इनिशियल फेज तो यही होता है ना, ये आपने कैलकुलेट करना था। तो फाइव किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के। डिग्री में आंसर होता तो 45 डिग्री होगा, और रेडियन में आप इसे क्या लिखते हो, π/4। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 165. Two sample of gases 1 and 2 are taken at same temperature and pressure, but the ratio of their volume is 4:9. What is the ratio of the number of moles of the gas samples? देखिएगा हमारे पास आइडियल गैस लॉ का इक्वेशन यूज होगी, PV is equal to the nRT, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, यही कहा गया जी, कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है। और गैस कांस्टेंट है, इसका मतलब है एन और वी में कौन सा रिजल्ट आ गया, डायरेक्ट। तो जो वॉल्यूम्स के दरमियान रेशियो होगी वही रेशियो किसकी निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स की। वॉल्यूम की रेशियो कितनी दी गई थी, तो वॉल्यूम की रेशियो हमारे पास गिवन है 4:9, तो नंबर ऑफ मोल्स में भी रेशियो क्या होगी, 4:9 ही। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई, चार्ली। 166 क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ 5 नैनोकूलम एंड 9 नैनोकूलम are placed 1/2 meter apart. The ratio of the Coulomb force experienced by the two charges from each other is. देखिए हमें अच्छी तरह से पता है Coulomb force को हम कहते हैं म्यूचुअल फोर्स होती है। मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। हमसे पूछा गया इनकी रेशियो क्या होगी, अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो इनकी रेशियो क्या निकलेगी, 1:1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, अल्फा। 167 क्वेश्चन है जी, 2 point charges of magnitude q and opposite signs are separated by a distance to d. Which one of the following statement is true? ऑप्शन अल्फा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ चार्जेस इज 0. ऑप्शन बीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट ऑफ अ चार्जेस इज नॉट 0. ऑप्शन चार्ली है पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट इज नॉट 0. देखें हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, तो चार्जेस है जिन पर जो नेचर है वो अपोजिट है, 2d डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए गए, मिड पॉइंट की डिस्कशन हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साइड पर होती हैं, दैट इज द रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। दिस मीन्स दैट आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो डेट से अगर आपको मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी होगी तो आप E1 प्लस E2 करेंगे, तो वो तो 0 नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 0 नहीं होगी। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ जाता है, V प्लस जो इसका पोटेंशियल होगा माइनस डिफरेंस ले रहे हैं ना, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V ड्यू टू द नेगेटिव पॉइंट चार्ज। देखें इसकी वैल्यूज क्या निकल आएगी, पोटेंशियल की वैल्यूज होती है ना KQ/D, तो ये तो निकल आएगा KQ/D जो भी डिस्टेंस था, और इसकी वैल्यूज क्या निकलेगी K माइनस Q/D। V नेगेटिव माइनस चार्ज की वजह से था ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो दैट्स व्हाई उसकी वैल्यूज आ गई। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अब इसका मतलब हुआ ये भी 0 नहीं हो सकता। जबकि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो मतलब यही होगा ना, इन दोनों पोटेंशियल्स को आपने ऐड करना होगा, जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है, जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है, दोनों की वैल्यूज लिखकर ऐड कर दें, तो ये KQ/D हो गया, और यहां पर क्या निकलेगा K माइनस Q/D, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस मीन्स दैट इस वक्त हमारे पास कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास ऑप्शंस ट्रू है, तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी, डेल्टा जी। क्वेश्चन नंबर 168 है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हेल्ड वर्टिकली हैव इक्वल बट अपोजिट करंट एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं जिनमें करंट की डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट है। अब देखिएगा अगर हम यहां पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तय करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम इसे राइट हैंड में ग्रैब करेंगे सच दैट हमारा थंब किस चीज को बता रहा होगा, करंट को, और कर्ल ऑफ द फिंगर किस चीज को बता रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। और अगर हम यहां पर ये रूल अप्लाई करना चाहे तो अब थंब डाउनवर्ड हो गया ना, तो ये आपके पास इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तय कर ली। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि सेंट्रल रीजन पर दोनों
मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन सेम है। दिस मीन्स दैट यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इन दोनों को ऐड करके ली जाएगी, तो दैट्स से यहां पर वैल्यू ज्यादा लार्जर निकलेगी एज कंपेयर टू द साइड रीजन्स। तो इसके अकॉर्डिंगली जरा अपनी ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन एट वाई एंड जी। तो ऐसा ही हुआ ना, यहां पर दोनों फील्ड्स ऐड हो गई थी तो डेट से ज्यादा बड़ी वैल्यूज निकल आई एज कंपेयर टू द साइड रीजन। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? अल्फा। वैसे सिंपल इज दैट, हमें अच्छी तरह से पता है कि जो अनलाइक करंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपल्शन कब होगी? किसी भी जगह पर मूवमेंट कब होती है? हाई कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। इसका मतलब है ये हायर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होगा और इस साइड पर भी लो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होगा, तो देनी वायर इस तरह से मूव करेंगी। तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन से भी हम ये बात कंक्लूड करवा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 169। A coil of area 100 centimeter square has 5000 turns. Magnetic field of 0.1 Weber per meter square is perpendicular to the coil. The field is reduced to 0 in 0.1 second. The induced EMF in the coil is. आपने induced EMF कैलकुलेट करनी है। induced EMF का फॉर्मूला Faraday law of electromagnetic induction से लिखा n del phi by del t। तो del phi की जगह पर हमने लिख दिया del BA cos of theta। क्या बताया गया जी? थीटा एंगल क्या है? कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मल टू द कॉइल के साथ क्या होगी? वो पैरेलल होगी। तो डेट से मैंने यहां पर एंगल क्या लगा दिया? 0 डिग्री। अब कॉज ऑफ 0 तो 1 होता है। अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? 5000। डेल बी की वैल्यू 0.1 है। 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 0 हो गई, तो यही सारा का सारा चेंज आ गया। एरिया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर की जगह पर मैंने इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। टाइम 0.1 सेकंड था, ये तो इससे कैंसिल हो गया। ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस 10 रेज़ की पावर +4 होगा, तो ये -4 10 रेज़ की पावर से कैंसिल हो गया। तो दैट्स व्हाई हमारे पास अब आंसर क्या निकल आया? 50 वोल्ट। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी? चार्ली। 170 क्वेश्चन है जी। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन शो। अब जो हमारे पास इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? ग्राफ किसके दरमियान बना हुआ है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। दैट्स व्हाई अगर हम इसका स्लोप लेंगे, देखिए स्लोप लेने का तरीकेकार क्या है? वाई एक्सिस का चेंज हम एक्स एक्सिस के चेंज से डिवाइड कर देते हैं, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ही किसके बराबर होता है? इलास्टिक मॉडुलस के। तो दैट्स व्हाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? अल्फा। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास है यंग्स मॉडुलस। आप इसे इलास्टिक मॉडुलस बोल रहे हैं, आप इसे यंग्स मॉडुलस बोल रहे हैं, बात एक ही होगी। तो दैट्स व्हाई अल्फा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। 171 क्वेश्चन है जी। द प्रोसेस इन विच एसी इज कन्वर्टेड टू द डीसी। तो कौन सा प्रोसेस होता है जी? दैट इज रेक्टिफिकेशन। एंड द प्रोसेस इन विच डीसी इज कन्वर्टेड टू द एसी, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई जी? चार्ली। 172 क्वेश्चन है जी। What is the type of characteristics X-ray photon whose energy is given by the relation EM minus E K, और ये किसके बराबर है? HF के। EM minus E K माइनस E K बता रहा है K कैप्चरिंग हो रही है, तो K सीरीज का एक्सरेज निकलेगा। देखें हमारे पास K के बाद अगला शेल कौन सा होता है? L, एंड नेक्स्ट कौन सा है? M। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन M शेल का यहां पर जंप किया होगा, तो ये एक्सरेज एमिट हुआ होगा। अब ये कौन सा एक्सरेज होगा? होगा तो के सीरीज का। के वेरी नेक्स्ट शेल से जंप आया? कतन नहीं, एक शेल छोड़कर आ रहा है, तो डेट से हम इसे क्या बोलेंगे? डेट इज सेड टू बी द के बीटा। तो ये के बीटा एक्सरेज हैं। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? चार्ली। 173 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पार्टिकल व्हाट आर द एटॉमिक एंड मास नंबर्स ऑफ वाई। इक्वेशन आपको दे दी गई, आपने एटॉमिक एंड मास नंबर ऑफ वाई बताना है क्या होगा। ये पेरेंट एलिमेंट है, डॉटर में कन्वर्ट हो गया, साथ में कितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं? 3। अब देखिएगा अगर 3 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो, अल्फा पार्टिकल कहते किसे हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं जी हीलियम न्यूक्लियाई को। तो डेट से आप इसे लिख सकते हो लाइक दैट 2 अल्फा 4। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मैस के लिए क्या होगा? अब देखें इधर चार्ज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 अल्फा का है, तो Z कैसे कंजर्व होगा? जब यहां पर Z-6 होगा डॉटर का चार्ज या डॉटर का एटॉमिक नंबर।
कि एक अल्फा का एटॉमिक मास कितना होता है 4 और 3 अल्फा का क्या होगा 12, तो इसका मतलब है ए कैसे कंजर्व होगा जब यहां पर क्या लिखा जाएगा a माइनस 12। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास z माइनस 6 और a माइनस 12 वाली ऑप्शन ठीक होगी। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 174, द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ वायर इज y एंड स्ट्रेस इज f। स्ट्रेस को f से रिप्रेजेंट किया गया। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर इज, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं बतानी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताना है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। कॉमन सा फॉर्मूला है, हमें सबको अच्छी तरह से पता है। स्ट्रेस की जगह मैंने स्ट्रेस की वैल्यूज लिख दी, स्ट्रेस की वैल्यूज कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है f लिखनी, तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब अगर आप गौर से देख रहे हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस होंगी वो हमें किस टर्म में कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस की टर्म में। इसका मतलब है इस स्ट्रेन की वैल्यूज को यहां पर रिप्लेस करते हैं। देखिए यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। दैट्स स्ट्रेन किसके बराबर आ गया, स्ट्रेस ओवर यंग मॉडुलस के। स्ट्रेस की जगह पर मैंने f लिखा हुआ है, कीप इन माइंड। इसका मतलब है अगर मैं स्ट्रेन की जगह पर स्ट्रेन की वैल्यूज लगा दूं तो f ओवर y, और ये हाफ f तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड हो ही रहा था यहां पर। अब f इंटू एफ क्या हो जाएगा, f स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2y आ जाएगा। तो ये वाली ऑप्शन ठीक हो गई। तो ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, दैट वुड बी द अल्फा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 175, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन। देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। इसके अलावा ये किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा, ना लेंथ पर, ना लॉन्गेशन पर, ना एरिया पर, ना स्ट्रेस पर, ना स्ट्रेन पर। तो अब अपनी ऑप्शंस को जरा देखिएगा। हमारे पास अल्फा ऑप्शन है नेचर ऑफ द मटेरियल, बीटा ऑप्शन है टेम्परेचर, चार्ली ऑप्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डेल्टा ऑप्शन है बोथ अल्फा एंड बीटा। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, बोथ अल्फा एंड बीटा, दैट इज द डेल्टा ऑप्शन। 176 क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर इज। देखिए हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 8 ओम है, हमने इसे बेंड करके एक सर्कल की शक्ल दे दी। देखिए रेजिस्टेंस और लेंथ में कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। अगर आप इस सर्कल में किसी एक डायामीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, देखिए डायामीटर का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस इधर होगा और हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस इधर होगा। मतलब आधी लेंथ इधर है और आधी ही लेंथ इधर है। अगर लेंथ आधी हुई होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हुई होगी, आधी। दिस मींस दैट इस साइड पर भी कितनी रेजिस्टेंस होगी, 4 ओम, और इस साइड की रेजिस्टेंस भी क्या होगी, 4 ओम। अब आपको ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये 4 ओम और ये 4 ओम किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगे हुए हैं। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगे हुए हैं तो अब आपके पास कैलकुलेशन आसान हो गई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए यही होता है। तो डेट से किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या है, 4, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 2, तो आंसर क्या निकल आएगा 4/2, डेट इज द 2 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बीटा। 177 क्वेश्चन है, इन YDSC if we use the white light in place of a monochromatic light then ऑप्शन अल्फा है सेंटर विल बी ब्राइट एंड रेड कलर विल बी क्लोजर टू इट। ऑप्शन बीटा है सेंटर विल बी ब्राइट एंड ब्लू कलर विल बी क्लोजर टू इट। ऑप्शन चार्ली और डेल्टा में कहा गया सेंटर विल बी डार्क, तो सेंटर डार्क तो नहीं हो सकता। अगर आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट यूज कर दें तो ऑब्वियसली हमारे पास यहां पर एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर तो व्हाइट बैंड बन जाएगा। इसके नजदीक तरीन जो बैंड होगा, जो कलर आपको नजर आ रहा होगा वो ब्लू होगा, और बाकी कलर जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही होगी वो इससे अवे हटते जाएंगे। बिकॉज यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जितनी वेवलेंथ लार्जर होगी उतना ये एंगल भी क्या कर रहा होगा, लार्जर बन रहा होगा। ये आपके पास इस चीज की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो डेट से सेंट्रल फ्रिंज कौन सी होगी, ब्राइट होगी, और उसके नजदीक तरीन कौन सा कलर आ रहा होगा, ब्लू। तो डेट से करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 178, the vertical extension in a light spring by a weight of 1 kilogram suspended from the wire is 9.8 centimeter. The period of oscillation is। वर्टिकल स्प्रिंग की बात की जा रही है। वर्टिकल स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट x by g, where x is the extension and g is the acceleration due to gravity। ये 2 पाई आ गया।
x की वैल्यूज क्या थी 9.8 सेंटीमीटर, सेंटी की जगह मैंने सेंटी का प्रीफिक्स यूज कर लिया, g की वैल्यूज 9.8 है तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब 2 पाई एज इट इज आ जाएगा, 10 रेज की पावर -2 का अंडर रूट लेना है तो ये 10 रेज की पावर -1 निकलेगा, तो डेट्स वाई आंसर जो है वो 0.2 पाई सेकेंड होगा, या आप इसे 2/10 पाई सेकंड्स भी कह सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 179। A conductor of length 1 meter carrying the current of 1 ampere is placed parallel to the magnetic field of 1 gauge. The magnetic force acting on the conductor is, parallel का इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड है, पैरेलल, एंटी पैरेलल या अलोंग। इसका मतलब हुआ कि अल्फा की वैल्यूज क्या निकल आएगी 0, और साइन ऑफ 0 या साइन ऑफ 180 किसके बराबर होता है 0 के, तो कोई फोर्स नहीं लग रही होगी इस सूरत में, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? अल्फा। 180 क्वेश्चन है जी, when light has exactly the same energy as the work function of the metal surface then, आपसे कहा गया कि लाइट की एनर्जी वही है जो वर्क फंक्शन है मेटल सरफेस का। आप इसे HF लिख लें, लेकिन क्योंकि ये सेम वैल्यूज है तो इसलिए हम इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, तो ये F0 आ जाएगा। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? HF - phi का फॉर्मूला होता है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये चीज इसी के इक्वल है, तो आंसर यहां पर क्या निकलेगा? 0। तो इसका क्या मतलब होगा? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा? होगा। क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 0 होगी, मतलब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल रहा होगा। अपनी ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन अल्फा है नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस, ऑप्शन बीटा है नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, तो मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे आपको, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। तो कौन सी ऑप्शन यहां पर ठीक हो गई? चार्ली। ये था जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। होपफुली आपको तमाम बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज।